गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, हमने इससे पूर्व अर्थशास्त्र का एक परिचय का हमने अध्ययन किया कि वो इससे पूर्व हमने उसकी बेसिक चीज़ें सीखी। उसके अंतर्गत किस टाइप से हमने अपनी परिस्थितियों को संभाला, भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत के सम्मुख क्या क्या परिस्थितियाँ रही, क्या क्या उसने इतना संघर्ष करना पड़ा कि उसे अर्थव्यवस्था को एक संभालने के लिए, उन चीज़ों में हमने प्रकाश डाला। इससे पूर्व की जब बात करें, जब हमारा देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 से की पूर्व संध्या की बात करें, उससे पूर्व हमने ये देखा था कि ब्रिटिश शासकों ने हमारे देश में जो 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन ने जो राज किया था, उससे हमारे देश की स्थिति किस प्रकार से एक दिशा हीन हो गई थी। उसके उपरांत हमने किस तरह अपने देश की परिपाटी में जो अर्थव्यवस्था को लाने की कोशिश करी, उसमें किस प्रकार से राजनेताओं का, या स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ उसमें बड़े बड़े लोगों ने जो मंथन किया, उससे एक अर्थव्यवस्था की नींव रखने का काम हुआ। यदि हम बात करें 1950 से 1999 की बात, 90 की बात करें, 1950 से 1990 की बात करें, इसमें जो हम अध्ययन करेंगे वो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को जानने की कोशिश करेंगे। जब वर्ष 1950 से 1990 तक जो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कृषि उद्योग में जो अपनाई गई जो विकास की जो रणनीतियाँ हैं, उनके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। और एक नियमित अर्थव्यवस्था को के क्या गुण होने चाहिए, उनकी क्या सीमाएं होनी चाहिए, उसके बारे में हम विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। और इससे पूर्व जो हमने जो चैप्टर पढ़ा था, उससे रिलेटिव कुछ चीज़ें यहाँ हम देखेंगे। उसमें जो हमने कहा था कि स्वतंत्रता पूर्व से की जो संध्या है, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उससे पूर्व की जो संध्या के जो उदय हुआ था, उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय जानने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें है क्या। ठीक है, चलिए हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। अध्याय नंबर 1। सर्वप्रथम हमें ये जानना है, अगर हम परिचय की बात करें, यदि हम परिचय को विस्तार पूर्वक से अगर समझने की कोशिश करें, तो 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें एक नया प्रभाव उदित हुआ। ये हमारे राष्ट्र के लिए एक नया जन्म के समान था, क्योंकि इससे पूर्व हम गुलामी की जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। जब हम आज़ाद हुए तो हम एक खुले वातावरण में, एक जो हमारे लिए एक नया सूर्य उदय होने के समान ये चीज़ रही। जब जब ब्रिटिश शासकों ने जब 200 वर्षों तक हमारे देश में जो शासन करा, जब भारत जब आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद हमने क्या, हमने अपने भाग्य का उदय, जो विधाता होता है, उस चीज़ को हमने उदय किया। उसके उपरांत क्या था, एक नए नव राष्ट्र का निर्माण प्रारंभ करने की हमारे सम्मुख एक बड़ी चुनौती थी। किस प्रकार से हम एक जब नया राष्ट्र की उत्पन्न होती, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस प्रकार की उसकी बागडोर होनी चाहिए, ये चीज़ों पे विशेष तौर से मंथन करना आवश्यक था। इसलिए हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं एक पंख लग सकते थे। यदि हम स्वतंत्र भारत के जो नेताओं को कहें, या अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश की जो आर्थिक प्रणाली है वो सबसे उपयुक्त कैसे रहेगी, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करने होंगे, क्या क्या संसाधनों का उपयोग करना होगा, इन चीज़ों में मंथन करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। और ये किस प्रकार से सार्वजनिक स्तर पर कार्य करेगी और किस प्रकार से इसका रुख होगा, ये स्पर्श करना तय था। और इस पे जो कमेटी गठित होनी थी, उसमें जो भारत के जो जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने में अपना बड़ा योगदान दिया, वो जो महान व्यक्ति, जो अर्थशास्त्री, जो भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ये चीज़ समझते थे कि हमारे देश की जो बागडोर है वो किस प्रकार से प्रारंभ करनी है, इन चीज़ों में हमने अध्ययन करना था। अब जहाँ तक बात करें हम, अगर यदि हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियों की जब बात करें, तो उसमें किस प्रकार से उसको उदित करना था, इन चीज़ों में मंथन होना प्रारंभ हो गया था। यदि हम जवाहरलाल नेहरू ने जो समाजवाद का जो प्रतिपादन सबसे अच्छी तरीके से जो करा था, जो प्रतिपादित किया, जो भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ जो संधि करने की जो नीति के जो पक्षधर नहीं रहे,
जिसमें उन्होंने उत्पाद के सभी जो साधन थे, जैसे कि खेत, कारखाने, सरकार के स्वामित्व के जो अंतर्गत जो निजी संपत्ति नहीं थी, वो लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध रहे कि भैया हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसके पक्षधर रहेंगे। अब जैसे भारत की बात करें, भारत जैसे देश में जब सरकार के लिए जो पूर्ण सूबे संघ की तरफ से जो अपनी बातें रखी गई, जो अपने नागरिकों के जो भू स्वामित्व के जो प्रतिनिधित्व करने की जो क्षमता थी, वह अन्य संसाधनों में परिवर्तित करना बहुत ही कठिन हो पा रहा था। और बात करें हम नेहरू जी की, तो नेहरू जी ने क्या किया था, जब स्वतंत्र भारत में जब अनेक नेताओं और चिंतकों ने जब ये मिलकर नव राष्ट्र के जो निर्माण के लिए जो पूंजीवादी, समाजवादी इत्यादि वादियों की जो व्याख्या का जो विकल्प खोजने की जो कोशिश की, वो बुनियादी तौर पे यद्यपि समाज के लिए सहानुभूति थी या कहें एक अच्छा प्रयास था, फिर भी उन्होंने ऐसी कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं अपनाई। कहने का तात्पर्य है कहीं ना कहीं वो इस भ्रम में थे कि हम इस चीज़ को लागू करेंगे तो इसका परिणाम क्या रहेगा और इसकी दिशा हमारे देश के लिए किस प्रकार से रहेगी। यदि फिर भी उन्होंने जो आर्थिक नीति जो अपनाई, जो उनके जो विचार थे, जो समाजवाद की बात करें, जो समाजवादी की जो श्रेष्ठता की विशेषताओं से जो युक्त थी, कहीं ना कहीं कमियों से भी मुक्त होना उसको बहुत अत्यंत आवश्यक था। जब ये चीज़ें हो गई, भारत एक समाजवादी समाज होगा। और जो हमें संविधान में जो चीज़ें हमने अमेंडमेंट जो पढ़े हैं, वो चीज़ें समाज में लागू हो गए। एक समाज होगा, किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होगा, सभी लोगों को समान दृष्टिकोण से देखेगा, सभी जातियों को समान दृष्टिकोण से इस भारत में एक साथ लेके चलने, अखंडता की बात की गई थी, स्वामित्व की बात की गई, और यहाँ तक कि एक अपना संविधान और अपने देश में जो लोकतंत्र की स्थापना की जो बात की गई थी, वह सभी भारतीय जो अर्थव्यवस्था को दृष्टिकोणित करनी थी, उसके अंतर्गत इन चीज़ों को रखा गया था। यदि मैं बात करूं सार्वजनिक क्षेत्रों में जो एक सशक्तिकरण का जो क्षेत्र होगा, जिसके अंदर निजी संपत्ति, लोकतंत्र की स्थापना इत्यादि चीज़ों की हम चर्चाएं कर रहे हैं। अब बात करें जो हमारा जो मेन टॉपिक है, ठीक है, अब हम उस पे आते हैं। यदि मैं कहूं कि अर्थशास्त्र है क्या, हम कह रहे हैं ना अर्थशास्त्र का हम परिचय पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये चीज़ें तो थी समाज का एक दर्पण, किस टाइप से उसे प्रतिबिंबित करना है, किस प्रकार से उसे समाज में लागू करना है, ये चीज़ें थी हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो 1950 से 1990 के मध्यांतर तक रही, उन चीज़ों का समावेश इसके अंतर्गत देखने को प्राप्त हुआ। यदि हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो ये बहुत लेंथी चैप्टर हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की एक छोटी सी इकाई, जिसे हम उसकी एक परिचय के तौर पे हम उसे देखते हैं, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो मैंने आपके सम्मुख जो पीडीएफ से मैं आप रख रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है, ये बहुत अच्छी किताब है। यदि आप लोगों के पास उपलब्ध हो, महेश कुमार बर्थवाल जी द्वारा ये लिखा गया है, क्योंकि ये सिविल सर्विस में और लोअर पीसीएस के अंतर्गत या एनटी के अंतर्गत और ये पीजीटी, टीजीटी इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम प्रारंभ करते हैं। अर्थव्यवस्था है क्या? यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र शब्द का जो अर्थ है वो है क्या? हम तो कहते हैं ना इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ये है क्या? अब इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, यदि हम अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य होता है धन का शास्त्र। यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें, ये अर्थव्यवस्था धन की एक परिधि में घूमती है। मान लीजिए एक गेंद है, गेंद के तरफ चारों ओर एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है जहां पर सिर्फ धन कमाने की होड़ लगी रहती है, कि वहां पर बस एक ही उद्देश्य रहता है कि धन। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र का जो
शाब्दिक अर्थ होता है वो धन का शास्त्र है, कि इसके अंतर्गत हम धन की छोटी छोटी बारीकियों के बारे में अध्ययन करते हैं और इसकी महत्वता को समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र ऐसा धन का शास्त्र है क्या, इसका क्या मतलब होता है, इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जब हम इसके अंतर्गत धन की बात करें या उससे संबंधित जो सभी पक्षों का जब समग्र अध्ययन या विश्लेषण करते थे, ऐसा होता है जब हम अर्थशास्त्र की बात करें तो उसके अंतर्गत सभी पक्षों के जो सूक्ष्म पक्ष होते हैं, छोटे से छोटे पक्षों को विशेष तौर पर उसमें रखा जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। और अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति की बात करें, थोड़ा सा पोर्शन चेंज कर रहे हैं हम अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति की बात करें तो आइसो प्लस नोमोस, जिसे हम आइसो की जो बात करें वो होता है डोमेस्टिक, जिसे हम घरेलू कहते हैं। नोमोस का जो मतलब है वो मैनेजमेंट होता है, जिसका मतलब होता है प्रबंध। अब इन दो शब्दों से आइकोनोमिनिया शब्द की उत्पत्ति हो जो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये है अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति का जो दो शब्दों से इसका प्रतिबिंब उदय हुआ है। यदि हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, हमने आपसे कहा कि इस अर्थशास्त्र जो है इसके सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन करता है, धन के जो बारीक चीज़ें हैं, जो उसके सूक्ष्म चीज़ें हैं, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं इसके अंतर्गत। अब अर्थशास्त्र ऐसा स्तंभ है जिसके अंतर्गत 5 प्रमुख चीज़ों को महत्वपूर्ण दर्जा दे दिया गया है, जो अर्थशास्त्र इन्हीं 5 के परिधि के अंतर्गत घूमती है। जो सर्वप्रथम है वो है उत्पादन, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है वितरण और चौथा है विनियमन और जो 5वां है लोक वित्त। इन सभी चीज़ों का अपने अपने स्थान पर, अपने अपने क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम डिटेल में पीछे अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब बात जो रही, हम कह रहे हैं अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभ होते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि यदि कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं, कभी ऐसा जो इसके छोटे छोटे बिंदुओं पर जब हम चर्चाएं करते हैं तो क्या होता है, हमें उसकी बारीकियों को समझना अति आवश्यक हो जाता है। यदि हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की बात करें, वो धीरे धीरे हम अपने इस अध्याय में कवर करेंगे। आप कह रहे हैं आधुनिक अर्थशास्त्र की जो परंपरागत जो क्षेत्रों का अध्ययन है, जो हमारे जो परंपरागत क्षेत्र मतलब जिसके अंतर्गत हमारा राजस्व आ जाता है, जन कल्याण आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आ जाता है और विदेशी विनिमयकरण का आ जाता है, विनिमय आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, इत्यादि चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। ये चीज़ अर्थशास्त्र की नींव के समान रहती है। यदि हम बात करें अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की बात करें तो वो बहुत विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसमें मत रखे हैं। कोई अर्थशास्त्र को कुछ बोलता है, कोई अपने इस तरह से कुछ परिभाषा गढ़ी हैं। उन परिभाषाओं को हम जब सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, एडोल्फ मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मार्शल का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। बहुत ही इन्होंने जो अपनी थ्योरी गढ़ी है, जो परिभाषाएं दी है, वो कहीं ना कहीं ऐसे सटीक अर्थशास्त्र के अंदर बैठते हैं। इसके अंतर्गत बहुत ऐसे विद्वान हुए, इसमें एडम स्मिथ हुए, रॉबिन्सन हुए हैं, अपने देश के जो वर्तमान समय के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं और इससे जो पूर्व गवर्नर रहे हैं हमारे भारत के रघुराम राजन, वो भी एक अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने भी समय समय पर अपनी बातें समाज के सम्मुख से रखी हैं। अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से आगे ग्रो किया जा सकता है, किस प्रकार से उसे बढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में उन्होंने भी अपनी अपनी थ्योरियाँ गढ़ी हुई हैं। यदि हम प्रारंभिक की बात करें अर्थशास्त्र की, जो एडोल्फ हिटलर द्वारा जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा गढ़ी है, वो कहते हैं अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये सत्य है कहीं ना कहीं मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि जब मनुष्य का स्वभाव होगा तब जाके हम धन की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि मनुष्य धन कमाने में असफल रहता है तो उसका कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि धन किस प्रकार से आएगा, जब मनुष्य किसी प्रकार की कोशिश करेगा, किसी प्रकार का पोटेंशियल अपने कामों में देगा, तब जाके धन का सृजन होगा। कहते हैं
अर्थशास्त्र मनुष्य के, अब यदि हम बात करें अर्थशास्त्र, जब पैसा ही मनुष्य के इर्द गिर्द घूमता है और मनुष्य भी पैसे के इर्द गिर्द घूमता है, ये दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। अब यदि हम बात करें एडम स्मिथ की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत सभी धन की जो बातें होती हैं, जो धन की जो जितनी भी शाखाएं होती हैं, जो उसके जो शाखाएं छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, हम उसका संपूर्ण समग्र अध्ययन करते हैं। ये कहते हैं। यदि हम रॉबिन्सन की बात करें, रॉबिन्सन द्वारा ये कहा गया है, वो कहते हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं की, इच्छाओं की, उपलब्धता साधनों की, वैकल्पिक प्रयोग के बीच का जो संबंध होता है उसका समग्र अध्ययन करता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जब मनुष्य के अंदर इच्छाएं होंगी, जब उसको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी या जब साधन उपलब्ध होंगे, तभी तो धन कमाएगा। यदि बात करें हम धन की, तो धन मनुष्य के व्यवहार पर डिपेंड करता है। जब यदि कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा उसके अंदर है, कि किसी चीज़ वस्तु को प्राप्त करने की यदि उसके अंदर ललक है, तो जब वो श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, तब उसे धन का सर्जन होगा। जब धन कमाएगा, तब जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, तो धन के माध्यम से उसकी परिपूर्ति वो करने की कोशिश करता है। ठीक है। यदि हम और पहलुओं की बात करें, छोटी छोटी जो हमारे दृष्टिकोण से ओझल हो जाती है, हम यदि उसकी बात करें, तो मनुष्य क्या होता है, सर्वप्रथम मनुष्य अपने जीवन को वहन करने का जद्दोजहद करता है। अपने जीवन में रोजी रोटी, मकान, छत, कपड़ा, इस चीज़ का क्या करता है, सर्वप्रथम व्यवस्था करता है। जब इन चीज़ों का जब उपयोग करने लगता है, तो वो धन की तरह फिर आकर्षित होता है और इच्छाएं प्रबल होती हैं, आवश्यकताएं बढ़ती हैं, और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो एक हमारा जो बाजार है, तो वहाँ पर जो साधनों की उपलब्धता भी आवश्यक है। यदि हमारी आवश्यकताएं अधिक हैं और साधन कम है, तो क्या होगा, इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। पैसा होने के उपरांत भी हम वो चीज़ें खरीद नहीं सकते, क्योंकि उसकी मांग अधिक है। ठीक है। अब जब मैं बात कर ही रहा हूँ कि अर्थशास्त्र की परिभाषा की, या अलग अलग जो विद्वानों द्वारा जो परिभाषाओं को गढ़ा गया है, वो विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने आधार पर, अपने अपने तथ्यों के आधार पर कहा है। कोई कहता है विज्ञान अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और कोई कहता है अर्थशास्त्र विज्ञान है जो धन की, जो उस धुरी पर धन के समान घूमती रहती, जो धन के चारों ओर चक्कर काटती रहती। मैंने इससे पूर्व आपको इसका व्याख्यान बता दिया है कि इस प्रकार से धन हमारे लिए आवश्यक है। अब दूसरी बात रही, जो धन है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मान लीजिए, और जो हमारा जो स्पेस और जो उसका जो हमारे जो कॉमेट हैं, जिसे हम ग्रह कहते हैं, जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, वो धन के समान है। क्यों? हमारा केंद्र बिंदु क्या है? धन कमाना हमारा मेन उद्देश्य है। और जो ये चारों तरफ जो घूमते हैं, वो धन की जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, वो उन्हें हम अर्जित करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम आर्थिक विकास भी कहते हैं, जन कल्याण भी कहते हैं, और दैनिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, वो यही धन की चारों तरफ परिधि के अंतर्गत परिक्रमा करती रहती हैं। ठीक है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, ये तो रही हमारी अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं गढ़ी गई हैं। यदि आप लोगों को कहीं पर लगता है कि महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, तो उसे पेन और कॉपी के साथ इसे आप इसकी परिभाषाएं को भी लिखते रहिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं ये आपके काम आएंगी। एक कॉपी बना लीजिए, उसे नोट्स बनाने के लिए, जो बच्चे इसे देख रहे हैं। ठीक है। अब यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, वो कहते हैं अर्थशास्त्र उस धारणा का अध्ययन करना है जो यह बताता है कि समाज किस तरह से दुर्बल साधनों की सहायता से मूल्यवान वस्तुएं तैयार करता है। अब दुर्लभ क्या चीज़ें होती हैं जो बहुत मुश्किलों से प्राप्त होती हैं? मान लीजिए हम कहें दुर्लभ चीज़ों में एक, यदि हम छोटी सी उदाहरण रखें,
सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, खनिज और जो प्राकृतिक संसाधन हैं जिनकी इस धरातल पे बहुत ज़्यादा कमी है, वो हमारे लिए दुर्लभ संसाधन है। और जब ये चीज़ें हमें उपलब्ध होती हैं, जब दुर्लभ संसाधन जब हमें उपलब्ध हो जाते हैं, तो इन दुर्लभ जो संसाधन हमें उपलब्ध होने के बाद जब हम इनको अच्छी तरह से तैयार करते हैं, तो हम इन्हें मूल्यवान बना देते हैं। मान लीजिए हमें बहुत मेहनत के माध्यम से हमें सोना मिलता है, हम सोने के लिए बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि वो दुर्लभ संसाधन है। जब वो हमें मिल जाता है, हम उसे जब भट्टी में ले जाके गर्म करते हैं, जब हम उसे इस पर्टिकुलर सांचे में ढालते हैं या कॉइन पे ढालते हैं या अलग अलग चीज़ों पर जब हम उसके आभूषण बनाते हैं, वो मूल्यवान हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सोने का एक टुकड़ा है, अभी वो किसी ठीक है, एक तरफ से मूल्यवान है, यदि हम देखें उसका आप किसी प्रकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे, यदि हम उसके आभूषण बना दें, आभूषण बनाने के बाद जब हम उसको बाजार में प्रस्तुत करते हैं, बेचते हैं, तो वो अधिक कीमत पर उसका क्या होता है, व्यय करके हम उसे खरीदते हैं, उसको हम बेचते हैं, ठीक है। और इन्हीं दुर्बल संसाधनों से वो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जब बात हम कर ही रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो व्यक्ति, फर्म, सरकार तथा जो सरकार के जो छोटे छोटे भाग होते हैं, जो अन्य संस्थाएं होती हैं, जो उससे जुड़ी हुई समाज के जो बिंदु होते हैं, जो समाज से रिलेटिव होते हैं, जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज में अपने विकल्पों का चयन करती है। साथ ही ये भी चयन करती है कि संसाधनों का उपयोग समाज को किस तरह से प्रभावित करती है, और समाज में जो इसका अध्ययन किया जाता है वो अर्थशास्त्र कहलाया जाता है। कहने का मतलब है, जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, जब हम उनका उपयोग करते हैं, यदि हम समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हम उनका प्रभाव देखते हैं, इन सभी चीज़ों का हम जब विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद हमें जब ये प्राप्त होता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, तो हम इसे क्या कहलाया जाता है, ये अर्थशास्त्र, जिसे हम अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आगे हम टिप्पणी करें, यदि एडम स्मिथ द्वारा जो 1722 से 1790 के बीच जो कहा गया था, जो अर्थशास्त्र का जो जनक के तौर पे एडम स्मिथ को, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ को कहा जाता है, जो 1723 से 1790 के मध्य तक इन्होंने अर्थशास्त्र की छोटी छोटी कलाओं को और विधाओं को जो उत्पन्न किया, जो इसकी उत्पत्ति इनके द्वारा की गई है, इनको अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमी इन्हें कहा जाता है। और इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ नेशनल, जो प्रकाशित हुई थी 1776 में। और ये इन्हें एक अर्थशास्त्र के तौर पे भी माना जाता है। ये अर्थशास्त्र के हर विधाओं से परिपूर्ण है, ये अर्थशास्त्र को भली भांति समझते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र को जीवंत करने के लिए अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी बातों को रखना प्रस्तुत करा, और कहीं ना कहीं उस पर ये सफल भी रहे। और इन्होंने जिस प्रकार से अर्थशास्त्र को डेवलप किया, अर्थशास्त्र की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पे जब इन्होंने अपना रुख साफ किया, तो ये ऐसी चीज़ें देखने को प्राप्त हुई। अर्थशास्त्र को हमारे पंख लगना प्रारंभ हुआ, और एक अच्छी तरीके से हमारे देश की जो नींव रखनी थी वो धरातल पर रखी गई। अपितु हमारे ही देश में नहीं, जो पूरे संपूर्ण संसार में अर्थशास्त्र को एक नई दृष्टिकोण से देखा जाता है, और इनको उस क्षेत्र का जनक कहा जाता है। यदि हम अर्थशास्त्र के विकास की बात करें, जैसे कि इस शब्द से इससे स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना होता है। विस्तृत अर्थ में यदि हम बात करें,
अर्थशास्त्र के विकास से जो अभिप्राय, जो राष्ट्र की आय में जो वृद्धि करनी होती है, संपूर्ण यदि हम बात करें, जो इसकी जो धुरी होती है अर्थशास्त्र का, यदि किसी देश के अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसका एक मेन उद्देश्य होता है जो राष्ट्र की इकोनॉमी को पुश करना, उसको बढ़ाना। सर्वप्रथम ये हमारे सम्मुख से एक चैलेंज आ जाता है कि किस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करें और निर्धनता को, गरीबी को दूर करें, और जो सामान्य जीवन के जो स्तर को हम किस प्रकार से सुधारने की बात करें। ये चीज़ें अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं, और इसकी जो विधाएं हैं उनमें हम चर्चाएं करेंगे। यदि हम आगे बात करें अर्थशास्त्र की परिभाषा से रिलेटिव, जो प्रोफेसर डी बाइडेन सिंह की दृष्टिकोण में यदि हम बात करें, जो प्रोफेसर डी बाइडेन सिंह द्वारा जो दृष्टि में इन्होंने जो कहा, उन्होंने जो ये बात रखी कि अर्थशास्त्र विधि से प्राय किसी देश में के समाज में उत्पन्न होने वाले ऐसे परिवर्तन जो अल्प विकसित होते हैं और जो विकसित होने के लिए उच्च स्तर की उपलब्धियों को हासिल करने का प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं वो देश की, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, कहीं ना कहीं उसे भी प्रभावित करते हैं। यदि हम विकास के स्तर की प्रतिक्रिया की बात करें इसके, क्योंकि हम चैप्टर को यदि हम पढ़े रहे हैं तो इसके हम छोटी छोटी चीज़ों पे हम विशेष तौर पे अध्ययन करेंगे। यदि हम विकास की 100% की बात करें, इसकी प्रतिक्रिया की बात करें, तो आर्थिक विकास एक सतत ऐसा प्रतिक्रिया है जिसमें हम कुछ ऐसी विशेषताओं की बात करते हैं, कुछ ऐसी शक्तियों की बात करें, तो ऐसी कार्यशैली की बात करते हैं जो अन्य रूप से अलग अलग दृष्टि तौर पे देखने को मिलती है। यदि हम इन शक्तियों की बात करें अर्थशास्त्र की, तो वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में हम अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक चार्ट आपके सम्मुख से प्रस्तुत हो रहा है, इसको देख लीजिए। अर्थशास्त्र किन किन विधाओं से परिपूर्ण है, हम उसका अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं, विज्ञान के रूप में देखो या कला के रूप में। इन 2 शाखाओं के अंतर्गत पूर्ण अर्थशास्त्र का वर्णन छिपा है। पूर्ण अर्थशास्त्र इसी में विद्यमान है। यदि हम विज्ञान के रूप में देखें, जो पहला बिंदु है, उसके अंतर्गत हम विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए, पूर्व के अनुमान पर आधारित होना चाहिए, विभिन्न नियमों का जो पालन है, प्रतिपादन होना चाहिए, और जो नेक्स्ट बिंदु है वो है कार्य कारण प्रभाव से संबंधित चीज़ों की हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। और यदि हम कला के दृष्टिकोण से देखें तो दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ों, जो हम अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ों की उपलब्धता का हम प्रयोग करते हैं, उसका संपूर्ण अध्ययन इसके अंतर्गत है। मनुष्य के जो दैनिक जीवन की जो क्रियाकलाप होते हैं, उसका संपूर्ण अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। व्यवहारिकता से संबंधित, व्यवहार में किस प्रकार से हम अर्थशास्त्र को अपने अंदर समेटे हुए हैं, किस प्रकार से उसके परिधि के अंदर हम घूम रहे हैं, और कार्यकुशलता से लक्ष्य की पूर्ति किस प्रकार से की जाती है, धन को हम किस प्रकार से कमाया जाता है, और दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का जो संबंध होता है, हम उसके संबंध में इस पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। अब प्रोफेसर सैमुअल के अनुसार वो कहते हैं, अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीन विज्ञान समूह में नवनिर्मित और सभी वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। अर्थशास्त्र, इनका कहने का तात्पर्य, अर्थशास्त्र एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत प्राचीनतम, जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यदि हम विज्ञान के उन छोटे छोटे समूह की बात करें जहाँ से विज्ञान पनपता है, और ऐसी वस्तुओं की बात करें जो समाज के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं समाज के प्रत्येक पहलुओं को छूने की कोशिश करता है, वो चीज़ है। उन चीज़ों की जो मेन धुरी है, जो अर्थशास्त्र का जो विज्ञान है, जो विज्ञान की क्या है, एक प्रकार से क्यून, जिसे हम रानी कहते हैं, वो इन चीज़ों का है। अब हम साधारण तौर पर यदि हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की, तो उसके अंतर्गत साधारणतः बात हो रही है धन का और अर्थ के जो संबंध में, जो मनुष्य की जो परिवेश
की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो अर्थशास्त्र के अध्ययन में जो वस्तुओं का जो हम प्रयोग करते हैं, इसी मानवीय गतिविधि को हम एक किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी समूह पर लागू किया जा सकता है। ये नहीं कि एक व्यक्ति है तो उसका कोई दायित्व नहीं है। अर्थशास्त्र की एक छोटी सी नींव को धारण करने में सभी समाज के जो सभी व्यक्ति विशेष हैं उनका सभी महत्व होता है। यदि हम एक व्यक्ति की बात करें या व्यक्ति समूह के द्वारा जो संपन्न किया जाने वाला कार्य है वो अर्थशास्त्र के लिए कहीं महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण आपके सम्मुख से प्रस्तुत करता हूँ। व्यक्ति द्वारा जो किसी वस्तु को खरीदना चाहता है, यदि व्यक्तिगत स्तर की बात करें या आर्थिक गतिविधियों की बात करें या किसी प्रकार किसी परिवार, सरकारी, निजी कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों की बात करें या सामूहिक गतिविधियों की बात कहलाई जाती है, यह अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, वो हम जब उसका वहन कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ चीज़ अर्जित कर रहे हैं, हम कोई पैसा उसका विक्रय मूल्य जो है जो निर्धारित है हम उसको पेड कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थशास्त्र जो हमारी राष्ट्रीय आय है तो उससे कहीं ना कहीं बढ़ाने की एक कोशिश रहती है। यदि हम अर्थशास्त्र के विभिन्न अंगों की जो बात कर ही रहे हैं तो उसका मेन उद्देश्य है राष्ट्र की सकल आय को बढ़ाना, राष्ट्र को किस प्रकार से विकसित देशों की श्रेणी में रखना, और जिस प्रकार से हम विकासशील देश की नींव में खड़े हैं, जो हम विकसित नहीं बन पाए, वो हमारे अर्थव्यवस्था का कमज़ोर होना है। वर्तमान समय की हम बात करें तो इस बार हमारी अर्थव्यवस्था -2 के आसपास पहुंच गई थी। 2014 में ये 37.1 थी। कितना परिवर्तन हो गया है। जिस प्रकार से देश काल परिस्थितियां बदलती हैं उस प्रकार से अर्थशास्त्र में उसका प्रभाव देखने को प्राप्त होता है। ये जिम्मेदारी सरकार पर निर्भर होती है कि किस प्रकार से वो हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं और किस प्रकार से उसे धरातल पर लागू करें। इस समय आप लोगों को पता है कि कोविड का दौर चल रहा है, पूरा विश्व कोरोना वायरस से संक्रमित है। इसका जो संक्रमण जो फैला है, जो जगह जगह लॉकडाउन लग रहे हैं, लॉकडाउन का जो स्थिति बनी है वही है पूरे संसार में। अलग अलग देश अलग अलग तिथियों पे जो लॉकडाउन जो प्रारंभ किया, जो विगत महीनों से जो ये कोविड का जो दौर चल रहा है, जो वर्तमान समय में अभी कंटिन्यू चल रहा है, उसकी वजह से हमारे देश के नहीं अभी तो पूरे संसार में जितने भी कंट्रियां हैं सभी के आर्थिक इकोनॉमी खराब हुई है। जो 100 के पार था वो 50 की तक पहुंच गया, क्योंकि प्रोडक्शन चीज़ें नहीं हो रही, वस्तुओं का निर्माण नहीं हो रहा है, उनका क्रय विक्रय नहीं हो पा रहा है, उत्पादनता बढ़ नहीं रही है, बाजार में मांग की कमी है। जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी। ये चीज़ें क्या होती है, ये सारी मनुष्य के व्यवहार और मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती है। मैंने कहा ना, जब इंसान है तब धन है, जब धन है तब अर्थशास्त्र है। ये तीन चीज़ें आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ठीक है। यदि हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत स्वामित्व क्रय की स्थिति वाला परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है, और दूसरा केवल उत्पादन में वृद्धि होता है। आर्थिक वृद्धि में जो हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ जो आर्थिक वृद्धि में किस प्रकार से वृद्धि होनी चाहिए। यदि हम आर्थिक संसाधनों की बात करें जिसमें घटकों में जो परिवर्तन होने में जो स्वतः ही घट जाती हैं, बढ़ जाती हैं, यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें जिसमें कोई आधारभूत परिवर्तन देखने को प्राप्त नहीं हो रहा है, आर्थिक उन्नति नियमित घटनाओं पर परिणाम आधारित होती है। और अर्थशास्त्र की जो उन्नति होती है, जो उन्नत अर्थशास्त्र होता है, वो देश की समस्याओं के समाधान के उपरांत, जब देश की जो मूलभूत समाधान होते हैं उनकी जब निराकरण के बाद उत्पत्ति होती है। यदि हम आर्थिक वृद्धि की स्थिति की बात करें, उसकी समग्र स्थितियों का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। और आर्थिक विकास की बात करें, और यदि हम प्रेरित एवं असंगत प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उनकी बात करें, उत्पादन में जो वृद्धि और पराजिकता की बात करें, संस्थागत परिवर्तनों की बात करें, उन चीज़ों का मूलभूत अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और यदि हम नए दूसरे बिंदु की तरफ अपना दृष्टिकोण अग्रसित करें
तो उसके अंतर्गत विकास के लिए जो रचनाएं होती हैं, जो परिवर्तन किए जाते हैं, उसमें जो मूलभूत परिवर्तन किए जाते हैं उसका होना अति आवश्यकता है। और नई शक्तियों के नए मूल्यों का जो निर्माण किया जाता है, जो प्रचलित रूप से जो समग्र तौर पे जो सुधार किए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसका अध्ययन किया जाता है। यदि बात करें विकास की, यह अल्प विकसित देशों के लिए बहुत बड़े समस्या के तौर पर खड़ा हुआ है और समस्या को हल करना ही इन देश का सबसे बड़ा नारा है। हम विकसित कब होंगे? जब हमारे राष्ट्र की आय कब बढ़ेगी? जब हम अपने देश के अंतर्गत जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, यदि हम एग्रीकल्चर को लें या हम इंडस्ट्रियों की बात करें, या हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, या हम गरीबी की बात करें, जब हम इन चीज़ों की समस्याओं का जब समाधान नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर नहीं आएगी। किसी भी देश के, ये हमारे ही देश की बात नहीं है, या फिर तो सभी देशों की बात करें तो वो नहीं आएगी। यदि हम तीसरी तरफ देखें, अर्थ विकास एक गतिशील होता है, ये आप सबको पता है, समग्र तौर पे होता है, और इसका एक नया रूप देखने को हमें भी देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख संबंधित पुस्तकें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कई दफ़े ये एलटी के पेपर में या प्रवक्ता के पेपर में ये चीज़ों को पूछा जाता है कि एडोल्फ मार्शल द्वारा कौन सी पुस्तक को लिखा गया है और कौन से सन में इसको पब्लिश किया गया है। ठीक है, अब मैं कुछ पुस्तकों के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप नोट कर लीजिए। आप ये पीडीएफ में भी उसका वर्णन है, आप वहाँ पर से भी देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में एडोल्फ हिटलर द्वारा, एडोल्फ मार्शल द्वारा, सॉरी माफ कीजिए, एडोल्फ मार्शल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, मार्शल द्वारा प्रिंस ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में ये चीज़ लिखी गई। इसमें अर्थशास्त्र की सभी छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन किया गया है बारीकी तौर पे। यदि हम रॉबिन्सन की बात करें जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने नेचुरल एंड सिंगल डिफेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज 1932 में इस पुस्तक को उनके द्वारा लिखा गया और जो पब्लिश की गई ये है रॉबिन्सन द्वारा लिखी गई। यदि हम जे.एम. किंग्स द्वारा जो पुस्तक जो लिखी गई है वो द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, ये पुस्तक इन्होंने जे.एम. किंग्स द्वारा, ये पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीन जो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र के ज्ञाता है उनके द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, अब दूसरी बात करें हम, जब गतिशील वृद्धि की बात हम करें अर्थशास्त्र में, किस प्रकार से गतिशील वृद्धि होनी चाहिए। जब कुल राष्ट्र में वृद्धि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से अधिक हो, कहने का मतलब है जब हमारे देश की जितनी जनसंख्या है 125 करोड़, तो उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, हमारी आय में वृद्धि होनी चाहिए। मान लीजिए हमारी आय कम है और जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही, तो हमारी राष्ट्रीय आय क्या है, सकल आय बहुत कम होगी। और उद्योगगामी, यदि हम उद्योगगामी वृद्धि की बात करें, किस प्रकार से उद्योगगामी वृद्धि, जिसे हम इंडस्ट्री ऑफ इनकम की बात करें, जब कुल आय में वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या में होने वाली वृद्धि अधिक हो, आय में वृद्धि हो रही है अपेक्षा, जब आय की बात करें उसकी अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि अधिक होने की ये बात कर रहा है। इसके अंतर्गत इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो टेबल आपके सम्मुख से है इसको देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण भी है, मैं इसके बारे में फिर आपको बताऊंगा। इसमें एक थोड़ा सा ये अर्थशास्त्र का विकास की प्रकृति
है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम ये अर्थशास्त्र का महत्व जानेंगे, अर्थशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें हम प्रकाश डालेंगे। इससे पूर्व हम आर्थिक विकास की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। आर्थिक विकास का अर्थ व परिभाषा जानने लगे तो जानने के बाद जो स्वामित्व का जो भाव उत्पन्न होता है, जो उठता है, जो खड़ा होता है, वह आर्थिक विकास की प्रकृति पर उठता है। क्योंकि अर्थशास्त्र विकास का स्वाभाविक अर्थशास्त्र के यदि स्थिति गत्यात्मक रूपों में आधारित होती है। कहने का मतलब है ये दो चीजें, ये दोनों पक्षों पर निर्भर करता है, व्यक्ति के व्यवहार में भी, व्यक्ति के आवश्यकताओं की जो परिपूर्ति है, जो धन का विज्ञान है, उसके अंतर्गत ये संगठित होती है। ठीक है, जो दो चीज हैं, जो प्रश्न उठता है स्टैटिक व गत्यात्मक रूप आधारित होता है, कह रहा है ना, ये दो चीजें हैं, इन पे अर्थशास्त्र का विकास की धुरी निर्धारित होती है। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं भूल गया हूं, जो आप सभी को समझना चाहिए और मुझे भी बताना चाहिए, क्योंकि मेरे से टूटी हुई है, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। एक विद्वान हैं जो अर्थशास्त्र के, इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बोली हैं अर्थशास्त्र पे कि जो सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अप्लाई भी होती हैं। प्रोफेसर हैरोल्ड के अनुसार, एक प्रोफेसर हैरोल्ड हैं, उनके अनुसार वो क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो निरंतर परिवर्तनों के प्रभाव पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से प्रभाव की दिशा परिवर्तित होती है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जिस प्रकार से पानी का प्रभाव बदलता है, उस प्रकार से नदी का आकार भी बदलता है। तो वही चीज अर्थशास्त्र पर भी निर्धारित होता है। और दूसरी बात करें, जेबी काल ने जो गत्यात्मक अर्थशास्त्र के जो 5 प्रमुख लक्षणों की बात करी है, जो 5 चीजें इनके द्वारा जो प्रतिपादित किए गए हैं, उसके अंतर्गत जनसंख्या में वृद्धि की बात करी है, पूंजी का तो पूंजी और पूंजी निर्माण में वृद्धि की बात करी है, उत्पादन के सभी विधियों में जो सुधार होने चाहिए उन पे बात करी है, औद्योगिक संगठनों के रूप में किस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए उसके संबंध में इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किए हैं। उपभोक्ता की आवश्यकताओं में किस प्रकार से वृद्धि हो सकती है, और मांग को किस प्रकार से हम अधिक बढ़ा सकते हैं, उन चीज़ों में भी विस्तार पूर्वक इन्होंने अपना पक्ष रखा है। यदि हम अर्थशास्त्र का जो महत्व की बात करें, कि हम अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, वो सिद्धांतिक तौर पर भी है, व्यवहारिक तौर पर भी। इसे हमने पूर्व आपको बताया था कि अर्थशास्त्र किन चीज़ों पे आधारित है। अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में भी है, कला के रूप में भी है, हमने आपको इससे पूर्व हमने इसको बता दिया था। ठीक है, अब हम अर्थशास्त्र के महत्व की बात करें, अर्थशास्त्र हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं। अब सिद्धांतिक तौर पे की बात करें, सिद्धांतिक तौर पे भी किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और व्यवहारिक तौर पे भी हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम संक्षिप्त वर्णन करते हैं। यदि हम इसके सिद्धांतिक तौर पे की बात करें, सिद्धांतिक तौर पे जो मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि किस प्रकार की होनी चाहिए, सिद्धांतों में वृद्धि किस प्रकार से होनी चाहिए, तर्क शक्ति में वृद्धि किस प्रकार की होनी चाहिए, विश्लेषणों में वृद्धि किस प्रकार से होनी चाहिए, कल्याण में वृद्धि किस प्रकार से होनी चाहिए, अन्य शास्त्रों के संबंधों के ज्ञान में किस प्रकार से वृद्धि होनी चाहिए, जो ये हो गया सिद्धांतिक तौर पे। सिद्धांतिक तौर पे हम किस प्रकार से अपने लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय, सकल आय, घरेलू आय जो कहते हैं, इनको किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट हम अपनी इकोनॉमी के अंतर्गत यूज करें। सिद्धांतिक तौर पे की बात कर रहा हूँ मैं। यदि हम व्यवहारिक तौर पे की बात करें, व्यवहारिक महत्व क्या है, व्यवहारिक चीज़ों पे किस प्रकार से इसका अध्ययन होना चाहिए, उस पे हम चर्चाएं करेंगे। मान लीजिए 2 पल के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो
उत्पादकों को लाभ होना चाहिए। उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है, उत्पादक जो उत्पाद कर रहे हैं किसी वस्तु विशेष चीज़ का, उसमें किस प्रकार से होना चाहिए, और जो उत्पाद कर रहे हैं जो श्रमिक हैं उनको लाभ की बात कही गई है। इसके पश्चात उपभोक्ताओं को लाभ, भैया उपभोक्ता उसका लाभ किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए उत्पाद हो रहा है, श्रमिक द्वारा उनको उनका लाभ देना चाहिए और उपभोक्ताओं द्वारा को भी कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होना चाहिए। ऐसी अर्थशास्त्र की जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था बनाई गई हैं। और यदि हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें, वो व्यापारियों को भी किस प्रकार से लाभ पहुंचाने चाहिए। मैंने कहा ना, व्यवहारिक अध्ययन, मनुष्य के व्यवहारिक अध्ययन की तो बात करें हम, किसी बाहर की तो बात नहीं कर रहे ना। जब व्यवहार कुशल व्यक्ति होगा तब ये चीजें धरातल पे उपस्थित होंगी। उत्पादकों को लाभ, श्रमिकों को लाभ, उपभोक्ताओं को किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है, व्यापारियों को किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो रहा है, राजनीतिज्ञों को किस प्रकार से लाभ होते हैं, और जो प्रबंधन होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं उनको किस प्रकार से लाभ होता है, और जो सरकार की जो अन्य शाखाएं हैं उनको किस प्रकार से लाभ होता है, और विद्यार्थियों को किस प्रकार से लाभ होता है, और अन्य की बात करें वैज्ञानिकों को किस प्रकार से लाभ होता है, सरकार के प्रत्येक प्रक्रमों को किस प्रकार से लाभ होता है। कहने का तात्पर्य है कि समाज में, इससे पूर्व कहा था ना, व्यक्ति का ही अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। कहने का मतलब है व्यवहारिक चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, मनुष्य के ही अंतर्गत आएंगी ना। व्यवहारिक चीजें उसी के ही तो चारों तरफ वो घूमती हैं, वो व्यवहारिक कहलाई जाती हैं। ठीक है, अब मनुष्य अपनी इच्छाओं की जो पूर्ति के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को तो करता ही है ना। मेरी इच्छाएं हैं कि मैं अच्छी सी गाड़ी खरीदूं। ये चीजें कब होंगी, जब आर्थिक क्रियाएं अच्छी होंगी, जब व्यक्ति का महत्व अच्छा प्रतिबद्ध होगा, तब चीज़ों की आवश्यकताओं की जो हमारी इच्छाएं हैं, तो जो विभिन्न क्रियाओं में जो व्यस्त रहते हैं, जिन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। अगर हम देखें दो वर्गों में बांटा गया है, आर्थिक क्रियाओं के तौर पर बांटा गया है और अनार्थिक क्रियाओं पे। एक होता है आर्थिक क्रिया, जिसमें अर्थव्यवस्था में समाज के प्रत्येक पहलुओं की में जोर दिया जाता है। अनअर्थव्यवस्था, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी, जिसमें अर्थशास्त्र का उसमें किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, यदि हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में जो एक्टिविटी है, बिकॉज देन मनुष्य द्वारा जो धन व संपत्ति के जो संबंधित सभी क्रियाकलापों की बात करूं या आर्थिक क्रियाकलापों की बात करूं, तो इसका महत्वपूर्ण जो मापदंड होता है मौद्रिक के मूल्यों पर आधारित रहता है और क्रियाओं पर आधारित होता है। इसलिए हम इसे राष्ट्रीय आय या मूल्य वृद्धि में कहते हैं। जिसे यदि हम बात करें, ये मनुष्य होता है, उसको व्यवसायी के तौर पे देखा जाता है या वो व्यवसायीकरण की तरफ जाता है, या सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। सरकार की नौकरी करने के बाद जब उसे धन कमाना शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदता है। उससे क्या होता है, उससे आर्थिक क्रियाएं हुई ना, अर्थव्यवस्था में उसने कहीं ना कहीं अपना डोनेशन दिया, है ना। उदाहरण आपके सम्मुख रख दिया, कोई व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई कृषि करना चाहता है। अलग अलग चीज़ों पे व्यक्ति विशेष अलग अलग क्षेत्रों की तरफ अग्रसर होता है। यदि व्यक्ति एक ही क्षेत्र की तरफ रहे तो हमारे इकोनॉमी में उछाल हरगिज नहीं आएगा। हम जो राष्ट्रीय आय की बात करें वो नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, अब आते हैं नॉन एक्टिविटी के अंतर्गत जो इकोनॉमी है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। जब मानव द्वारा जो सामाजिक धार्मिक, यदि हम भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करें, जो उद्देश्य की बात करें, जो सभी अनार्थिक जो नॉन एक्टिविटी जो इकोनॉमी के अंतर्गत होती हैं, उन श्रेणियों की बात करते हैं, तो इनमें कोई ना कोई व्यक्ति आध्यात्मिक की बात करें, आत्मसंतुष्टि की बात करें, सेल्फ डिफेंस की बात करें, आत्मरक्षा की बात करें, तो इत्यादि इनके अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत ना कि धन की बात करती हैं, ना संपत्ति की बात करेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपके सम्मुख से प्रस्तुत करता हूँ।
वो है ज़रूरतमंद की सहायता करना, रक्तदान करना। ये क्या है, इससे हमारी जो इकोनॉमी एक्टिविटी है उसमें इसका रोल नहीं है। ये अनऑफिशियल नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब हम बात करें आर्थिक विकास की, आर्थिक क्रियाकलाप की। यदि हम आर्थिक क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं, उससे पूर्व हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र का विकास किस प्रकार से करना चाहिए। अब गत्यात्मकता जो होती है अर्थशास्त्र का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, जिसके अंतर्गत पुराने समग्र टूटे हुए कड़ियों को जोड़ना होता है और नई अवधारणाओं का निर्माण करना होता है। नए उद्देश्य की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। आर्थिक प्रगति के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत जो हमें अपने आप को पोटेंशियल देने के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में जो अपना भरपूर सहयोग प्रदान करते हैं या योगदान देते हैं, हम उस आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आर्थिक क्रियाओं की बात करें। अर्थशास्त्र की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, हम उन क्रियाओं को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस प्रकार से उसे लागू करते हैं, ये चीज़ इसके अंतर्गत आएंगी। अब आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? सर्वप्रथम हमें ये जानना पड़ेगा कि आर्थिक क्रियाएं हैं क्या। एक चार्ट है, ये चार्ट को आप उतार लीजिएगा, उसके आधार पर आप देख लीजिएगा किस प्रकार से इस चार्ट के अंतर्गत ये चीज़ें दी गई हैं। आर्थिक अर्थव्यवस्था की क्रियाएं क्या होती हैं? मैंने इससे पूर्व बताया आपको 5 प्रकार की अर्थव्यवस्था की क्रियाएं होती हैं। जो 5 इसकी जो 5 मूलभूत जो स्तंभ होते हैं, उत्पादन, उपभोक्ता, विवरण, विनियमन और लोक वित्त, ये 5 चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इससे पूर्व हम यदि इन शाखाओं की चर्चा करने से पूर्व मैं बात करना चाहूँगा आर्थिक विकास का माप क्या होना चाहिए। ठीक है, यदि आर्थिक विकास आज के इस प्रगतिशील युग की में एक बहुचर्चित विषय हमारे लिए बना है, जो प्रत्येक राष्ट्र की विकास की इस दौर से दूसरे से आगे निकलने की जो हमारे अंदर निरंतर जो प्रयत्नशील जो होड़ लगी रहती, जो गतिशील होते हैं, स्वाभाविक तौर से ये प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार से अन्य देशों के मुकाबले में अपने देश को आगे बढ़ाने की बात का जो प्रश्न उठता है, वो आर्थिक विकास की कटौती में की बात करें या मापदंड की क्या होता है उसकी बात करें, या किसी देश की अर्थव्यवस्था का जो विकास हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है अर्थात नहीं हो रहा है, इस बात पर किस प्रकार से इस बात का पता लगाया जा सकता है। ये चीज़ें आर्थिक विकास का मापदंड होता है, जिसके अंतर्गत अलग अलग अर्थशास्त्रियों या समाज विकासवादियों अर्थशास्त्रियों द्वारा इसका मापदंड जो निर्धारित किया गया है, वो चीज़ें से हम अर्थशास्त्र की जो विकास का जो माप होता है उसे हम उससे हम उसे पता करता है कि किस प्रकार से हमारा देश अन्य देशों की अपेक्षा है आगे बढ़ रहा है। यदि छोटी छोटी चीज़ें उसकी बात छोटी उसकी जो बिंदु होते हैं, यदि हम उसकी बात करें, उसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्रीय उत्पादन की बात करें जिसमें माप की जो कठिनाई होती हैं, राष्ट्रीय आय की बात करें, कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, और जो तीसरा जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का विकास की बात करें, आर्थिक कल्याण की बात करें, जन कल्याण की बात करें, ये चीज़ें हमारे अर्थशास्त्र की जो विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, और जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें किस प्रकार से आर्थिक तौर पर उस पर वृद्धि की जा सकती है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम अर्थशास्त्र के अंदर देखने को प्राप्त होती हैं। अब इससे पूर्व हम आगे बढ़ें, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, जितना आज हमने पढ़ लिया है उसको एक बार दोबारा रिवीजन कीजिएगा, इस वीडियो को पुनः देखिएगा। यदि कहीं पर समझ में नहीं आता है तो मेरा नंबर है 7055510737 पर आप कोई भी प्रश्न की अगर यदि आपको शंका होती है वहाँ पर पता कर सकते हैं। हम इससे पूर्व यदि हम अन्य टॉपिक पे जाएं
जितना आज हमने पढ़ा है उसका आप अध्ययन कर लीजिए। जो हम कह रहे हैं इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हैं, हम उसका अध्ययन कल अगली वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से कहीं ना कहीं हमें हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें कुछ और करने की इच्छा उत्पन्न होती है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का मन करता है, हमें उससे एनर्जी प्राप्त होती है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं कि आप कहीं पर अच्छी जगह पर निकल जाएं, अच्छे अपने मुकाम को हासिल करें, जो आपका सपना है आप उसे पालें। इन्हीं यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप